तो इस साल आखिरकार फोर्ड ने सबके सपने तोड़ ही दिए। उनके सपने जिन लोगों ने फोर्ड की गाड़ियां ले रखी थी और उनके सपने जो फोर्ड की गाड़ियां लेने की आगे के लिए प्लानिंग कर रहे थे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपको दोस्त कुशल और आप लोग देख रहे हैं केपी मोटो हेड चैनल, जहां मैं आप लोगों को ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, स्पेशली इंडियन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की सारी सटीक इन्फॉर्मेशन हमेशा टाइम टू टाइम देता रहता हूं और साथ में आप लोगों को ये बताता रहता हूं कि कौन सी गाड़ी बेहतर है। तो आज की जो वीडियो है इसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फोर्ड के एग्जिट के बारे में, क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। फोर्ड के इंडिया से एग्जिट होने के रूमर्स काफी लंबे समय से मार्केट में थे। जब से 2015 के बाद फोर्ड एस्पायर लॉन्च हुई थी, उसके बाद EcoSport का 2017 में फेसलिफ्ट आया और फिर एंडेवर का जो पैंथर एडिशन था इंजन का वो आया 2019 में। उसके बाद से जब से फोर्ड ने महिंद्रा के साथ अपना जॉइंट वेंचर किया और जॉइंट वेंचर ब्रेक हुआ, फोर्ड ने बहुत कोशिश की किसी के साथ टाई अप करने की, किसी के साथ जॉइंट वेंचर में आने की, बट वो लोग कॉप अप नहीं कर पाए थे इंडियन मार्केट के अकॉर्डिंग। अब हुआ क्या कि फोर्ड जब से इंडिया में आया था उसने नियर अबाउट $2.5 मिलियन का इन्वेस्ट किया था और ऑन एन एवरेज वो लोग $2 मिलियन लॉस में जा रहे थे ऑल ओवर द वर्ल्ड इन केस ऑफ इंडियन इन्वेस्टमेंट। मतलब लगाया $2.5 मिलियन और उसमें से $2 मिलियन का लॉस। तो शायद कोई ही बिजनेसमैन इतना लॉस सहन करेगा और कितने लंबे समय तक सहन करने की कोशिश करेगा, हम लोग शायद इसका भी अंदाजा नहीं लगा सकते। बट आज हम लोग इस बारे में बात करेंगे कि फोर्ड के साथ एक्चुअली ऐसा हुआ क्यों, ये मानसिकता की कमी किसमें थी। क्या गवर्नमेंट ने सपोर्ट नहीं किया, क्या फोर्ड ने वो काम नहीं किए जो एक्चुअली इंडियन कस्टमर्स मांगता है, अगर नहीं किए तो क्यों नहीं किए, और क्या कस्टमर्स जो इंडियन कस्टमर्स थे उनने फोर्ड की व्हीकल्स के रिकॉग्नाइज नहीं किया। इन सबको हम लोग एक एक करके पॉइंट में डिस्कस करते हैं। तो जो सबसे पहला फ्लॉ है, मतलब सबसे बड़ी दिक्कत जो है, उसके बारे में अगर मैं बात करूं तो मैं ये बोलना चाहूंगा कि फोर्ड जो एग्जिट कर रही है वो एग्जिट हो रही है मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम से। मतलब वो अब लोग फोर्ड इंडिया में कोई भी व्हीकल मैन्युफैक्चर नहीं करेगा। मतलब यहाँ पे जो हमारे व्हीकल्स मैन्युफैक्चर होते थे वो होते थे EcoSport, एस्पायर, फीगो और फ्रीस्टाइल। एंडेवर CBU यूनिट में आती थी और शायद अब भी आती रहेगी। एंडेवर का जो फेसलिफ्ट है वो भी शायद आएगा। रेंजर की भी लाने की बातें कर रहे हैं। मस्टैंग कूपे, मस्टैंग मैकी के बारे में कंफर्मेशन आ चुका है कि मस्टैंग मैकी कंफर्म हो चुके हैं इंडिया में लॉन्च होने के लिए। तो ग्लोबल प्रोडक्ट्स और ग्लोबल पोर्टफोलियो जो हम लोग सोचते थे फोर्ड का कि नहीं आ रहा, वो अब शायद आ सकता है। अगर आएगा तो कैसे आएगा और क्यों आएगा और कब आएगा उसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। बट ये जानना जरूरी है कि अब इंडिया में फोर्ड व्हीकल्स मैन्युफैक्चर नहीं करेगा और क्यों मैन्युफैक्चर नहीं करेगा इसके एक दो रीजन मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। पहली बात तो ये, इंडियन गवर्नमेंट ने उसको सपोर्ट नहीं किया। इंडियन गवर्नमेंट का जो फ्यूल एमिशन या जो एमिशन नॉर्म्स हैं वो इतनी क्विकली चेंज हो रहे हैं कि बहुत कम कंपनीज उस चीज को आगे पीछे कर पा रही। जैसे कि BS4 के बाद BS6, फिर फ्लेक्स फ्यूल के बाद EV। मतलब पहली बात तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया खुद प्लान आउट नहीं कर पा रही है। दे आर नॉट अमेंड ऑन ए पर्टिकुलर लॉ। उनको खुद को नहीं पता चल रहा है कि भाई साहब हम लोग कौन सा लॉ एप्लीकेबल करवाएं। BS4 के बाद BS6 आ गया अचानक से। मतलब BS4 इंजन को जहां तक जिस इन्वेस्टमेंट के साथ डेवलप किया गया था उसके बाद BS6 इंजन आ गए। मतलब वो कॉस्ट पूरी भी नहीं हुई थी, BS6 इंजन लाने पड़े। BS6 इंजन लाते ही अब आ रहे हैं फ्लेक्स फ्यूल के लिए अपने इंजन को मॉडिफाई करो। तो छोटी मोटी चीज नहीं है, अचानक से बहुत सारा इन्वेस्टमेंट लगता है कंपनीज का। तो मेरे ख्याल से सिर्फ फोर्ड नहीं, हर एक कंपनी इस चीज से परेशान है। पर चलो, जो लार्ज नंबर्स के प्लेयर्स हैं जैसे हुंडई एंड मारुति, वो लोग इस साथ कॉप अप कर सकते हैं क्योंकि वो लोग कुछ चीजों में कम पैसा लगाते हैं। तो इंजन में हो सकता है, या जो इंजन चेंज है, एमिशन नॉर्म्स के जो चेंज है उनमें जब पैसा लगा के वो लोग गेन कर लेंगे। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। बट जो छोटी कंपनियां हैं,
जिनका मार्केट शेयर छोटा है, छोटी कंपनियां नहीं है, मार्केट शेयर छोटा है, वो शायद इस चीज से स्ट्रगल हो रही है। तो एक तो मेरे को ये कमी लगती है कि फोर्ड ने शायद इस चीज के कारण मैन्युफैक्चरिंग क्लोज करने का यहाँ पे प्लान आउट किया है। अगला पॉइंट ये आ जाता है कि फोर्ड ने इंडियन कस्टमर्स को नहीं समझा। मतलब कि जहां पे एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, DRL, सनरूफ जैसी चीजें कॉमन थी सभी कंपनीज की छोटी से छोटी कार में, वो हमारे यहाँ पे फीगो, फ्रीस्टाइल, एस्पायर 2015 से इनमें कोई चेंज आया ही नहीं था। अगर इन लोगों ने एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले दिया भी तो भी उसको बीच में से कब इन लोगों ने रिमूव कर दिया, कस्टमर को पता ही नहीं चला। अच्छा, कस्टमर मारा ले भी लेता था भाई साहब, फोर्ड की गाड़ी ड्राइविंग डायनामिक्स मतलब बहुत अच्छे हैं, मान लिया, और लोगों ने ले भी लिया भाई साहब। तो फोर्ड को ये समझना था कि ड्राइविंग डायनामिक्स में आप अकेले अब धुरंधर नहीं रहे थे, सभी कंपनियों ने अपने ड्राइविंग डायनामिक्स को इंप्रूव कर लिया था और सब लोग उस चीज के ऊपर काम भी कर रहे थे। तो जो नेसेसिटीज थी वो फोर्ड लास्ट मोमेंट तक प्रोवाइड नहीं कर पाया था, और जो कस्टमर्स थे उनके दिमाग में कहीं ना कहीं बात आ गई थी। मतलब जो न्यू कस्टमर्स थे ना, उनकी स्टेटमेंट ये आया करती थी, यार मजा नहीं आया। क्यों मजा नहीं आया? बोले गाड़ी अच्छी है, पर जब लोग बोलते हैं ना कि आपकी गाड़ी में ये बेसिक चीजें नहीं है, तो हर एक आदमी का दिल दुखता था। तो जो प्रोडक्ट लाइनअप था उसको अपडेट करने में फोर्ड कहीं ना कहीं पीछे रहा है, और उसका भी रीजन हो सकता है कि फोर्ड शायद ग्लोबल प्रोडक्ट्स के बारे में सोचता है। मतलब अमेरिका में जो लोग चला रहे हैं वही इंडिया में चलाएं, ब्राजील में जो लोग चला रहे हैं वही इंडिया में चलाएं, ऐसा शायद पॉसिबल नहीं था। तो ग्लोबल प्रोडक्ट्स जो इनके मतलब हर एक जगह ये वन फोर्ड का प्लान आउट लेके चल रहे थे, और जो हर एक जगह फॉलो करना चाहते थे वो कहीं पे फॉलो नहीं हो रहा था, कहीं पे भी फॉलो नहीं हो रहा था। मतलब बहुत सारी कंट्रीज है जहां पे फोर्ड अपने प्लांट शट डाउन कर रहे हैं, और क्यों शट डाउन कर रहे हैं, कैसे शट डाउन कर रहे हैं, सबको पता है कि भाई आप बेसिक चीजें प्रोवाइड नहीं कर रहे हो। तो इन चीजों के कारण भी फोर्ड को प्रॉब्लम आई, और फोर्ड को समझना था कस्टमर्स को निकलने से पहले। अब भी अगर वो समझ लेते थे, मतलब एस्पायर, फीगो, फ्रीस्टाइल में अगर ये लोग अब भी डायनामिक्स, व्हीकल के डायनामिक्स चेंज ना करते और फीचर वाइज चेंज कर देते, थोड़े थोड़े मतलब फ्रंट में और रियर में फेसलिफ्ट के टाइम पे चेंजेस आ जाते हैं, हेडलाइट्स और DRLs, LED टेल लैंप्स, ये सब बेसिक चीजें डालते, तो उनके व्हीकल्स अब भी सेल होते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। और हाँ, व्हीकल्स तो अब भी सेल हो रहे थे, ऐसा कोई लॉस में नहीं जा रहा था फोर्ड की गले में फांसी लग गई थी कि भाई अब तो बंद करना ही पड़ेगा। इतना भारी नुकसान में नहीं था फोर्ड, सेल हो रही थी, बट हाँ जो उनका ग्लोबल पोर्टफोलियो है उसके अकॉर्डिंग उसका सेल नहीं जा रहा था। तो हमने 2 पॉइंट तो डिस्कस कर लिए, गवर्नमेंट की क्या कमी रही, फोर्ड की क्या कमी रही, कस्टमर्स की क्या कमी रही। भाई साहब, इंडियन कस्टमर्स को भी अब समझ लेना चाहिए कि जब तक तुम लोग भेड़ चाल को अपनाए रखोगे ना, तो जितने भी ये बड़े बड़े धुरंधर हैं, देखो हमारे यहाँ से हार्ले डेविडसन निकल चुका है, UM निकल चुका है, उसके बाद हमारे यहाँ से GM मतलब अपना जो शेवलेट था वो अपना पूरा प्लान आउट लेके निकल चुका है, फिएट निकल चुका है, अब 5वां 6वां फोर्ड है वो भी निकल चुका है, मैन्युफैक्चरिंग बंद कर चुका है। तो इनमें भी दिक्कत आनी है भाई। अगर आप लोग बड़ी बड़ी कंपनियों की जो वैल्यू है उसे नहीं समझोगे तो दिक्कत आएगी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शायद हो सकता है कि अपने लोकल मैन्युफैक्चरर्स को सपोर्ट कर रही हो, बट भाई साहब जैसे बाटा और टाटा जैसी चीजें जहां पे मतलब लोग लेने शुरू कर देंगे ना, तो आप लोग समझ सकते हो। मतलब हाँ, शॉर्ट टर्म में बेनिफिट आ सकते हैं, लॉन्ग टर्म्स में कैसे बेनिफिट आएंगे उसके बारे में अभी भी हमारे इंडियन मैन्युफैक्चरर्स को बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजिकली इंप्रूव होना है। मैं आपको बता रहा हूँ, टेक्नोलॉजिकली अगर इंप्रूवमेंट देखना है ना, महिंद्रा का देखो, महिंद्रा ने जो फोर्ड की लगाई है ना, कैसे XUV 700 में देख लेना, जो सस्पेंशन कल्चर है वो कैसे यूज हो रहा है। फोर्ड का जो सेडान, यूरोपियन कंट्रीज में जो फोर्ड की सेडान आती है ना, उनका कॉन्सेप्ट है XUV 700 के सस्पेंशन कल्चर में। चलो वो वहां से उठा, डिजाइनिंग का एलिमेंट देखो उनका, साथ में जो लोग चिल्ला रहे हैं ना, क्या चिल्ला रहे हैं कि XUV 700 में टेल गेट प्लास्टिक का, ओ भाई साहब हद है तुम लोगों की जो ये बोल रहे हैं। ड्यूअल मटेरियल है, बाहर की शीट प्लास्टिक मटेरियल की है, अंदर की ड्यूअल मटेरियल में है, दैट इज ग्लास फाइबर। और उस चीज को मैन्युफैक्चर करने में मेटल शीट के जो टेल गेट था
उससे कहीं ज्यादा इन्वेस्टमेंट लगती है एंड दैट इज मोर स्ट्रॉन्ग एज कंपेयर टू दैट मेटल शीट। पर लोगों ने दिमाग में डाल दिया ना, अब लोगों के दिमाग में ये रहेगा कि प्लास्टिक का। अब हमारे इंडियंस बेचारे इतने समझदार है कि वो लोग ग्लास फाइबर के जो टेलगेट्स हैं उनके बारे में रिसर्च ही नहीं करेंगे। वो लोग देखेंगे ही नहीं कि बहुत सारी अच्छी अच्छी कंपनियां हैं जो इस कॉन्सेप्ट को यूज कर रही है। बॉडी व्हीकल का जो वेट है वो रिड्यूस होता है ऐसे टेलगेट यूज करने से, माइलेज इंप्रूव होती है, एरोडायनेमिक्स इंप्रूव होता है, और इनको ये नहीं पता कि कंपनी को वो टेलगेट मैन्युफैक्चर करने में ज्यादा इन्वेस्टमेंट लगती है। तो कस्टमर को कहीं ना कहीं अपनी थिंकिंग इंप्रूव करनी पड़ेगी। डिजाइन लुक्स के पीछे छोड़ना भागो, मतलब सॉरी उनके पीछे भागना छोड़ दो और वास्तव में जो की एलिमेंट्स है ना उनकी तरफ ध्यान देना शुरू करना पड़ेगा। हाँ, फोर्ड का ड्राइविंग डायनामिक्स का पॉइंट मैं मान लेता हूँ कि अब सारी कंपनियां फॉलो करने लगी, सारी कंपनियां अपनी ड्राइविंग डायनामिक्स को इंप्रूव कर रही है और बहुत अच्छा काम चल रहा है सब जगह। तो ये कुछ चीजें हैं मानने की जो हम लोगों को अब सोच लेनी चाहिए कि आगे आगे जो टाइम आने वाला है ना, दैट इज गोइंग टू बी टफ एंड वी शुड फोकस एंड मतलब द कस्टमर शुड अब जाके ठोक बजा के बोलना चाहिए, भाई हमें गाड़ियां अच्छी दो, चाहे टाटा हो, चाहे महिंद्रा हो, चाहे मारुति हो। मारुति की तो आप कहानी जानते हो। तो मेरी उम्मीद अब महिंद्रा को अपने जंक यार्ड में से, मतलब जंग वाली जो कहानी है उसको रिमूव कर देना चाहिए और अच्छे व्हीकल्स की तरफ ध्यान देना चाहिए। मेटल शीट को थोड़ा इंप्रूव कर लेना चाहिए। तो ये कुछ एक बातें थी जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहता था कि फोर्ड कैसे, क्या कुछ और क्यों निकला। अच्छा, एक चीज और मैं आप लोगों को डिस्कस करते हैं कि फोर्ड ऐसा सारी कंट्रीज में क्यों कर रहा है, धीरे धीरे सब जगह क्यों फोर्ड के प्लांट शट डाउन हो रहे हैं, क्या, क्यों, कैसे, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो ये जो पार्ट है ना, ये देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये मेरी सोच है कि हो सकता है फोर्ड ऐसा सोच रहा हो, मेरे पास ऐसा कोई भी न्यूज आर्टिकल नहीं है या फिर मेरे पास ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है कि फोर्ड ऐसा सोच रहे हो। मैं खुद प्रेडिक्ट कर रहा हूं कि फोर्ड शायद ना अब टेस्ला को टक्कर देने वाला है और मस्टैंग मैक ही जो उन्होंने डेवलप की है और जो रेंजर, रैप्टर, लाइटनिंग जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ये लोग लॉन्च कर रहे हैं, कहीं ना कहीं दिख रहा है कि ये दम दिखाने वाले हैं आगे। थोड़ा जो फोर्ड का इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट है, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है, उसमें ध्यान दीजिए। क्या बेहद बेखूबसूरती के साथ वो काम कर रहा है और कितने बेहतरीन व्हीकल्स वो लोग मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। तो फोर्ड को दिख गया कि आगे का फ्यूचर क्या है। तो मेरे ख्याल से ये लोग सब जगह जो अपने शॉर्ट पोर्टफोलियो की जो व्हीकल्स थे, जो वास्तव में बहुत ही ज्यादा छोटे व्हीकल्स थे, उनमें अपने सो कॉल्ड पेट्रोल एंड डीजल इंजन को धीरे धीरे बंद करके आगे फ्यूचर पे काम करने वाले हैं, जहां पे ये लोग इलेक्ट्रिक और ऑटोनोमस व्हीकल्स को ध्यान देंगे। तो मेरे को ये लगता है कि शायद ये लोग ऐसा करके काम करने वाले हैं कि हाँ भाई आगे इंडिया में भी ये लोग अच्छे व्हीकल्स लेके आए। अच्छा, मेरे को क्यों लगता है कि फोर्ड यहां से कंप्लीटली भाग जाएगा? फोर्ड तो खुद बोल रहा है कि हमने रिस्ट्रक्चरिंग की है, पर मेरे को कहीं ना कहीं ये लगता है कि यार अब जब ये लोग इतने व्हीकल्स लेके आएंगे, एंडेवर हो गया, रेंजर हो गया, मैकी, कूपे, मस्टैंग, नॉर्मल मस्टैंग, मस्टैंग जीटी, अगर 5-6 प्रोडक्ट, ब्रोंको जैसे प्रोडक्ट भी अगर इंडिया में लेके आ जाते हैं तो कोई भी प्रोडक्ट इनका 40 लाख से नीचे नहीं रहने वाला है। और ऐसे सिचुएशन में जहां पे 40 लाख से कोई भी प्रोडक्ट इनका नीचे नहीं रहेगा, तो वो क्या लगता है कि नॉर्मल आदमी खरीदेगा? आज भी हमारे कंट्री में मैक्सिमम बायर्स आर दोज हु प्रिफर ए व्हीकल अंडर 15 lakhs। मतलब सफारी और अल्कजर के भी सेल्स आप देखो, टोटल क्यूमुलेटिव अगर अल्कजर और 7 सीटर सेगमेंट जो इसमें निकला है सफारी की रेंज में, और इन सब में आप देखो तो हद मार के 7,000 व्हीकल मंथली सेल होते हैं। तो आप वो सेगमेंट देखिए कितना कम है। और उसके बाद आप मारुति की जो स्विफ्ट है, आल्टो है, इनकी सेल्स मैच कीजिए, 12-12, 15-15 हजार व्हीकल्स ये लोग मंथली सेल कर देते हैं। तो आज भी हमारा सेगमेंट ना छोटे व्हीकल्स की तरफ है। और ये चीज हुंडई हो गया, मारुति हो गया, बहुत बेखूबी समझते हैं कि इंडियन कस्टमर्स को क्या चाहिए।
मारुति ने कभी ट्राई नहीं किया कि हम लोग 4 व्हील ड्राइव ऑप्शंस देंगे इंडिया में, अच्छी मतलब कोई बड़ी गाड़ी लेके आएंगे। इनकी पोर्टफोलियो में आप सर्च कीजिए कि सबसे बड़ी गाड़ी कौन सी है क्या कोई 20 लाख की गाड़ी मारुति के पास? अल्काज़र के पास मिल जाएगी, पर अल्काज़र के हुंडई के पास मिल जाएगी, अच्छी गाड़ी मिल जाएगी, पर उनके पास अच्छा 4 व्हील ड्राइव है क्या? 10 स्पीड ऑटोमेटिक भाई साहब सिर्फ और सिर्फ फोर्ड के पास था। ऑल ओवर द वर्ल्ड फोर्ड वाज द ओनली कंपनी which had a successful 10 speed automatic and which they gave in the latest endeavor. Still the peoples were not able to recognize the importance of those things, and the consequence is that we are losing a giant automobile manufacturer which deserved a lot in India. चलिए कोई बात नहीं, जैसा है जो हो रहा है, बस उम्मीद ये है कि कस्टमर्स को सर्विसिंग मिलती रहे। अगर आप लोग फोर्ड के ओनर हैं और आप लोग चाहते हैं कि हम लोग को ऐसा कोई सपोर्ट मिले, तो आप लोग मेरे को ईमेल कर सकते हैं, या फिर आप लोग मेरे को मेरे फेसबुक ग्रुप पे प्लीज रीच आउट करने की कोशिश कीजिए। हम लोग इकट्ठा मिलके इसके साथ, कंपनी के साथ कोई ना कोई बात करने की कोशिश करते हैं। आज की वीडियो बस इतना ही, धन्यवाद। आप लोगों की वीडियो कैसी लगी मेरे को प्लीज लाइक या डिसलाइक करके जरूर बताइएगा। वीडियो एंड करने से पहले एक छोटा सा मैसेज, अगर आप लोग गाड़ी चला रहे तो सीट बेल्ट पहनिए, अगर आप लोग बाइक चला रहे तो हेलमेट पहनिए। हमेशा याद रखिए कि आप लोग के घर में कोई आ रहा, कोई प्यारा आप लोग का इंतजार कर रहा है। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।